बेटा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हेडिंग चल रही थी द्रव्य की अवस्थाएं। आप ये जानते हैं कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को, घटक माने पार्ट, कणों को चित्र में दर्शाया गया है। ये ठोस है, द्रव है और गैस है। काफी कुछ हम 9 कक्षा में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में। ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध मन होता है क्रम से, स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं, द्रव्यों में बहुत गतिशील नहीं होते हैं, ना के बराबर गतिशील होते हैं और कंपन ज़्यादा करते हैं, अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर कंपन करते रहते हैं। द्रवों में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं, लेकिन ठोसों या द्रव की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत आसानी से तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, पहचान होती है। ठोस का लक्षण, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे पहचानेंगे। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार लेता है, ये वैसे उसी पात्र का आकार लेता है, पात्र बर्तन, वेजल, इंग्लिश में वेजल बोलते हैं। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता, वैसे पात्र का आयतन पूरी तरह फैल जाता है जिसमें रखा जाता है। अगर आपने गैस में किसी को रखा है तो वह उसी का आकार ले लेगा। ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा, हालात, ताप और दाब की कंडीशंस के चेंज के द्वारा द्रव्य की इन 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है। गैस में बदल बदल कर पता होगा, ऊर्जा देकर। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा चल रहा है, चैप्टर आपको पता है। ठोस को गर्म करेंगे द्रव बन जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस बन जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे द्रव बन जाएगा। इस तरह से समझ में आता है ये बातें। द्रव परिवर्तित होता है, द्रव को गर्म करने पर गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में, उल्टी प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और अधिक ठंडा करने पर द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित होता है। द्रव्य का वर्गीकरण कक्षा 9 के पार्ट 2 में आप जान चुके हैं। स्थूल या बड़े, स्थूल ऐसे होते हैं जो मैक्रो, बड़े साइज मैक्रो कहते हैं, सूक्ष्म माइक्रो होते हैं, मैक्रो, और इसका उल्टा होता है सूक्ष्म, जिसे माइक्रो कहते हैं, छोटे। माइक्रो बड़े स्तर पर द्रव्य के मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन्हें और आगे चित्र के अनुसार समझाया गया है। द्रव्य मिश्रण 2 टाइप के होते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में 2 होते हैं, समांगी, विषमांगी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। जबकि पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, मिश्रण के घटक कहलाते हैं। किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में उपस्थित होने पर, किसी भी अनुपात में, उल्टे सीधे, जैसे जल में नमक मिला दो, 1 चम्मच मिला दो या 5 चम्मच मिला दो 2 लीटर के अंदर, तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। लेकिन तत्व यौगिक में मिश्रण सेम होता है, मिक्स अनुपात जो होता है वो फिक्स होता है। मिश्रण में विभिन्न क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, मिश्रण घटक कहलाते हैं। किसी मिश्रण में 2 या अधिक पदार्थों किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं, किसी मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण में 2 या अधिक पदार्थों कण किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण, उदाहरण के जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण समांगी विषमांगी हो सकते हैं। समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं, समांगी में पूरी तरह से मिल जाते हैं, पूरी तरह से मिश्रित माने मिल जाते हैं। मिश्रण में घटक कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण को संगठन एक समान होता है। जल में चीनी का विलयन, हवा समांगी मिश्रण को उदाहरण है। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है, कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। उदाहरण के चीनी और नमक अलग अलग दिख जाएगा, दाल और दाने और गंदगी, कंकड़ के कणों का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रणों कई अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ ये बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन, आसन आदि भौतिक विधि के द्वारा, कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। बीनना, छानना, आटा बीनना, कंकड़ बीनना, दाल में कुछ बीनना, क्रिस्टलन, फिटकरी को धागे से लटका के
फिटकरी के सॉल्यूशन में फिटकरी कण को बड़ा कर लेना, आसमन वाष्पीकरण करना, भाप बना के पानी उड़ा देना, भाप अलग हो जाएगा और कण अलग हो जाएंगे। भौतिक विधियों के उपयोग द्वारा अलग किया जाता है। शुद्ध पदार्थों का विलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थों का विलक्षण पहचान है। शुद्ध पदार्थों कणों का संगठन निश्चित होता है। पदार्थों कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में स्थिर होते हैं और उनका संगठन भिन्न होता है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों को उदाहरण है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में। फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठनों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जाता। सामान्य भौतिक विधियों से काफ़ी टिपिकल प्रोसेस अप्लाई करोगे, काफ़ी मुश्किल जटिल प्रक्रम अप्लाई करोगे तो सबको अलग किया जाता है। केमिकल मेथड होता है काफिरेशन। भौतिक सामान्य लिखा बेटा, भौतिक विधि से नहीं लगा है। अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन टिपिकल प्रोसेस द्वारा। शुद्ध पदार्थों पुनः तत्वों तथा यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से एक ही प्रकार के होते हैं। एकल परमाणु या अणु हो सकते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं परमाणु अणु से परिचित होंगे। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है वो तत्व कहलाएगा। जो अलग अलग प्रकार के परमाणु अणुओं से मिलता है उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन आप इनके बारे में एक दो में विस्तार से पढ़ेंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों कुछ उदाहरण हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों परमाणु एक दूसरे भिन्न भिन्न होते हैं। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक होते हैं। सोडियम अथवा तांबे में अपने जैसे कुछ एक ही सेम परमाणु होंगे। सोडियम में सोडियम के होंगे, कॉपर में कॉपर के होंगे। जबकि कुछ अन्य तत्व घटक अणु होते हैं जो या 2 या अधिक परमाणु संयुक्त बनते हैं, जैसे कि H2O। H2O जल में 2 H के हैं और 1 O का है। 2 तत्व मिले हैं, 2 परमाणु मिले तब जाके बना है। जबकि कुछ अन्य तत्व अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं जो क्रमशः इनके 2 परमाणुओं के संयोजन बनते हैं। इसे चित्र 1.3 में दिखा गया है। HON देखो, HONCuNO ये विभिन्न तत्व हो गए, अलग अलग है। H मिल गया H2 बन गया, ये अणु बन गया सेम वाला। O मिल गया, ये सब अणु बन गया, ठीक है। परमाणु अणुओं का निर्माण हो गया। परमाणु हो गया अपरम अणु सिंगल, और परमाणु परमाणु मिलकर अणु बन गए। अब इन्हें तत्व कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जब सेम होंगे तत्व कहलाएंगे। जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त तभी यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। यौगिक किसी यौगिक घटकों को भौतिक विधियों द्वारा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। किसी यौगिक घटकों को भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों को पृथक नहीं किया जाता। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में अलग नहीं किया जाता। इन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनको अलग किया जाता है। भौतिक विधियों से, फिजिकल मेथड के, छान के, बीन के, भाप बना के, ये जो आपने पढ़े थे शुरू, इनसे पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, चीनी आदि होगी कुछ उदाहरण। चलो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को चित्र में निकलता है। H2H और O है, OCO है। हाइड्रोजन परमाणु एक संरचना से होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में संबंध आ गया। किसी यौगिक के विभिन्न तत्व परमाणु एक निश्चित और स्थित अनुपात में स्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलक्षण गुण होता है। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलक्षण होता है। अनुपात फिक्स रहेगा, उससे पता चल जाएगा कि ये पदार्थ यही है। किसी यौगिक के गुणधर्म से घटक तत्व गुणधर्म भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु उनके संयोजन बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव है। हाँ, गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग गैसें हैं और बिल्कुल अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक जलती है और एक जलने में सहायता करती है, लेकिन द्रव पानी जो जल है वो आपको बुझा देता है और दोनों से मिलकर बना है। तो देखिए आप कितना अलग ही जानने से। हाइड्रोजन एक तेज पॉप धुनी के साथ जलती है, ऑक्सीजन जल में सहायता होती है, पर जल का उपयोग अग्निशामक के रूप में आता है। तो कितना अलग गुण है बताइए, बिल्कुल अलग गुण। वही गुण कह रहा है जो हमने गुण बढ़ाया। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से पटाख की तरह जुटती है। अब उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य माने पदार्थ, मैटर। मैटर क्या होगा? मैटर 3 टाइप का होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। भौतिक और रासायनिक गुण। प्रत्येक पदार्थ के विशेष अभिलाक्षित गुणधर्म होते हैं। इन धर्मों को 2 वर्गों में दिया जाता है: भौतिक गुणधर्म और धर्म, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। ये भौतिक गुणधर्म है जिसके द्वारा करेंगे। और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? ज्वलनशीलता, जब तक कैसे, अम्ल के इसके साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, क्षार के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, जल के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। ये सब क्या है? रासायनिक गुणधर्म कराएंगे। भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान, संगठन, परिस्थिति के साथ मापा जाता है।
पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बगैर, यानी वो परिवर्तित नहीं होता है, जैसा होता है वैसे ही हम नाप सकते हैं कि इसका आयतन कितना है, इसका क्वथनांक कितना है, इसका वजन कितना है, कितना रहेगा। लेकिन जब रासायनिक क्रिया कराएंगे तो उसका पदार्थ के पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ मान क्या है इधर से उधर हो जाएगा। रासायनिक गुणों को मापने देखिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है, भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता। भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता। विभिन्न पदार्थों के लाक्षणिक अभिप्राय जैसे अम्लता, अम्लता, क्षारता, दाह्यता, दहनता, जलना, ठीक है, ऑक्सीजन रखना, दहनता, दहनता, और दहन का मतलब होता है जलना, और जलने का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुणधर्म को उदाहरण रासायनिक भौतिक और रासायनिक गुणों का धर्म पदार्थ के व्यवहार का पूर्ण अनुमान तक व्याख्या करते हैं। ये सब सावधानी पूरे परीक्षण और मापन से निर्धारित होता है। भौतिक गुणधर्म का मापन, वैज्ञानिक अन्वेषण के परिमाणात्मक मापन आवश्यकता है। परिमाणात्मक अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज, साइंटिफिकल खोज के लिए उसकी वैल्यू निकालना जरूरी है। जैसे F बराबर m में से आपने सॉल्व करा तो यहाँ से m और a की वैल्यू जो लगाएंगे, m का द्रव्यमान 1 किलोग्राम करा, ये कौन सा है, परिमाण है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू, अंक, कोई अंकों का निर्माण है। द्रव्य का अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति होते हैं, इनसे मात्रा निकलती है, ठीक है। किसी मात्रा में प्रेक्षण या मापन कोई संख्या उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है। जैसे 6 मीटर, तो 6 का अंक है, मीटर का 6 गुना हो गया इसमें। उस पदार्थ में, उस लंबाई में कोई है, कमरे की लंबाई 6 मीटर है तो मीटर का 6 गुना हो गया, 6 संख्या उनमें मीटर का 6 आता है, इकाई इसमें लंबाई नापी है। पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापने की 2 विधि थी, अंग्रेजी पद्धति, इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। फिर इसकी आती थी मीट्रिक पद्धति, जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में थी। मीट्रिक सिस्टम कहाँ पर आया था, फ्रांस में आया था। मीट्रिक पद्धति जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध माने आखिरी 50 साल, 18वीं शताब्दी 1701 से लेकर 18वीं शताब्दी, बेटा बच्चे 18 चलते हैं, 1700 से लेकर 1800 तक है, 1701 से लेकर 1800 तक 18वीं शताब्दी कहलाएगी, 1800 में एंड होगी। उत्तरार्ध मतलब हो गया आखिरी में, 1750 के बाद का उत्तरार्ध कहलाएगा, उत्तरार्ध। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लें, बच्चे इसमें गलत पढ़ लेते हैं, 1800 का लिख रहे हैं। अरे सुनिए, क्योंकि वो दशमलव प्रणाली पर था, 10 नंबर पे, 10 नंबर की गुणा भाग आसान होती है। ब्रिटिश वालों की प्रणाली जो थी 12 के नंबर पे थी और वो गड़बड़ थी। 12 कैलकुलेशन आसान होती है, 10, 100, 1000 कैलकुलेशन करना आसान होती है। दशमलव पद्धति कहते हैं या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल मतलब 10 के गुणा, 10, 100, 1000। ऐसी पद्धति सन 1960 में प्रचलित थी, जिसकी विस्तृत चर्चा नीचे जा रही है। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय पढ़ने, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्र अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रांस में ली सिस्टम मात्र अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इस संक्षेप में SI कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। सन 1960 में भार और माप के 11वें सम्मेलन, 1960 में भार और माप के 11वें सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में स्वीकृत किया गया था। CGPM एक सरकारी संस्था, इसका गठन एक रासायनिक सम्मेलन मीटर परिपाटी कहते हैं, मीटर मान दिया, जिस पर सन 1873 में पेरिस में हस्ताक्षर किया गया था। SI पद्धति में 7 आधार मात्रा के तालिका में समझा जाए, ये मात्रा 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं। अन्य भौतिक राशि, गति, आयतन, घन जो निकालेंगे वो इन पर ही निर्भर होंगे, इनसे व्युत्पन्न होंगे, व्युत्पन्न या ड्राइव होंगे। ड्राइव मतलब हो गया, इससे फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे गति बराबर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। SI आधार मात्रा की परिभाषा तालिका में लिखी है। SI पद्धति में अपवर्तों अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए अपवर्तक लघुणों उपयोग किया जाता है। इनके नंबर्स को, इन्हें तालिका सूचित किया गया। इनमें से कुछ राशियों का प्रयोग हम इस पुस्तक में करेंगे। लंबाई के लिए स्मॉल m, द्रव्यमान के लिए m स्मॉल t, IT, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी की थर्मोडायनेमिक्स, तापक्रम, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, नंबर ऑफ मोल, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी, सब आएंगे चैप्टर में। मीटर के लिए स्मॉल m, किलोग्राम के सेकंड, एम्पियर, केल्विन के लिए K, मोल, कैंडेला है। अब ये बेटा इसके आगे जो है कल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक।